प्राचीन भारत का इतिहास। इतिहास शब्द का तात्पर्य निश्चित था। इसका मतलब होता है यह निश्चित था। इस शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल, इस काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक काल, पुरातात्विक साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। आद्य ऐतिहासिक, जिसका लिपि के साक्ष्य तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है। ऐतिहासिक काल, जिसका पुरातात्विक और एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं। प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या है? अभिलेख। प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों और ताम्रपत्र दीवारों पर, प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बगजगोई से प्राप्त अभिलेख है। इन पर वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य के नाम मिलते हैं। अशोक के अभिलेख में लगभग 300 ईसा पूर्व के हैं। डी.आर. भंडारकर नामक विद्वान ने केवल अभिलेख के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया। अशोक के बाद भी अभिलेखों की परंपरा कायम रही है। कुछ प्रमुख अभिलेख हैं, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का है। खारवेल शासन का वर्णन है इसमें। जूनागढ़ रुद्रदामन, रुद्रदामन का विजय कृतित्व का वर्णन इसमें मिलता है। नासिक अभिलेख गौतमी श्री बालश्री है। गौतमी बालश्री सातवाहन काल की वर्णन इसमें है। प्रयाग स्तंभ समुद्र समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त वर्णन का वर्णन इसमें है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन है। एहोल में हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन है। भीतरी स्तंभलेख स्कंद गुप्त काल का वर्णन है इसमें। मंदसौर अभिलेख यशोधर्मन और सैनिक उपलब्धताओं का वर्णन है। मंदसौर यशोधर्मन सैनिक उपलब्धताओं का वर्णन है। नेक्स्ट है स्मारक एवं भवन। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई से प्राप्त भवन है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार में अजंता की गुफा, प्रमुख स्तूप, ये सब स्रोत हैं इतिहास जानने के। आहत सिक्के, चांदी, तांबा, सोना और सीसा के सिक्के, ये सब स्रोत हैं। सिक्कों का को न्यूमस्टिक्स कहा जाता है। मूर्तियाँ, मूर्ति निर्माण कुषाण काल से प्रारंभ होता है और ये बहुत भरभूत बोध गया, सांची तथा अमरावती मूर्तिकला इसके प्रमुख उदाहरण है। साहित्यिक स्रोत में भारतीय साहित्यिक स्रोत अ, जैसे वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, संगम साहित्य, स्मृति आदि इसमें आते हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण में मेगास्थनीज के इंडिका, फाहियान का वेनसांग सिंह, इब्न बतूता, अल मसूदी के अभिलेख पढ़े जाते हैं। पाषाण काल। पाषाण काल क्या है? भारतीय पाषाण काल संस्कृति को 3 काल में विभाजित करता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर का औजारों स्वरूप जलवायु में परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। निम्न पाषाण काल प्रारंभ से 1 लाख ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व, उच्च पाषाण काल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व, जो भी चल रहा है। रॉबर्ट ब्रूसफुट एक ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और प्रत्यक्षविद थे, जिन्होंने अपने 1863 ईस्वी में भारत की प्राचीनकालीन बस्तियों का अन्वेषण की शुरुआत की। पशुपालन का प्रारंभ किया। पशुपालन का प्रारंभ मध्य प्राचीन काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे थे। भारत में पशुपालन का साक्ष्य आजमगढ़ मध्य प्रदेश, बागोर राजस्थान से प्राप्त होता है। पशुपालन के साक्ष्य आजमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय सरायनहर, राय, महदहा तथा दमदमा को खनन हुआ। यहाँ पर उत्खनन के पश्चात 5 युग्म सावधान और 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। महदहा से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणकालीन स्थल महदहा तथा सरायनहर, राय से हड्डी निर्मित आभूषण हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। महदहा से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग
पाषाणकालीन स्थल मगध से, रसायन से हड्डी से निर्मित आभूषण उपकरण प्राप्त हुए हैं। खदान एक कृषि प्रारंभ, खदानों का सर्वप्रथम उत्पादन नवपाषाण काल माना जाता है। खदान का सर्वप्रथम नवपाषाण काल माना जाता है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय महाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव है। लाहौरा द्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य मिला था। इससे पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान था। यहाँ 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा माना जाता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नवदा टोली मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। एक पाषाणकालीन स्थल है। इसका उत्खनन डेक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने कराया था। नवदा टोली पाषाणकालीन स्थल है। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल शैल चित्रकला का उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन का विविध रंगों का पेंटिंग रूप में उकेरा गया है। अब तक 7,700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 500 चित्र पाए गए हैं। इसकी खोज 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने की थी। 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने की थी। 700 शिलाश्रय, 500 चित्र, ये VVI है। इसके विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर के निकट स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल की सावधान में प्रस्तर प्राप्त हुआ है। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व के जनक जो है कौन है? कनिंघम अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, भोपाल में स्थित है। इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया है। प्रमुख पुरातात्विक स्थल तथा वर्तमान स्थिति: नेवासा महाराष्ट्र में है, ईसमपुर कर्नाटक, डिडवाना राजस्थान, गुड़िया गुड़ियाम तमिलनाडु, बुरजहोम कश्मीर, भीमबेटका मध्य प्रदेश, नवदा टोली मध्य प्रदेश, दमदमा मध्य प्रदेश, सराय नहर उत्तर प्रदेश, बेलन उत्तर प्रदेश, बागौर राजस्थान, आजमगढ़ मध्य प्रदेश, चिरान बिहार, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ: इस काल में मनुष्य तांबे के उपकरण एवं पत्थर के औजार का प्रयोग करने लगा था। लगभग 5000 ईसा पूर्व मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया हुआ था तांबा। वह तांबे का प्रयोग किया सबसे पहले। इस काल की प्रमुख संस्कृतियाँ इस प्रकार थी: बनास संस्कृति राजस्थान की थी। प्रमुख स्थल आहड़, बालथल, गिलुंद, बनास, आहड़ या आहड़ संस्कृति। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में थी। प्रमुख स्थल कायथा एवं एरन था। मालवा संस्कृति प्रमुख स्थल कायथा, एरन, नवदा टोली, माइथा। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में है। इसका नवदा टोली, जोरवे, नेवासा, तैमाबाद, इमामगांव आदि था। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। प्रारंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थल के क्षेत्र सिंधु और उसके सहायक नदियों के क्षेत्र में जाते थे। इससे उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। बाद में अन्य क्षेत्रों में इसका सभ्यता का अवशेष प्राप्त हुए। अतः इतिहासकार इसे सभ्यता का प्रमुख लेकिन हड़प्पा होने के कारण इसे सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिए हैं। सैंधव सभ्यता ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यह लिपि का प्रमाण है, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमें पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेषों से होती है। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार:
सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। जिसका विस्तार भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में कुछ क्षेत्रों में हुआ है। उत्तर में मांडा, इसका भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, पश्चिम में उत्तराखंड, गिरपुर उत्तराखंड, आलमगीरपुर, दक्षिण में दैमाबाद। ये उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण। त्रिभुजाकार स्वरूप था। स्टुअर्ट पिकट ने इसे हरिश्चंद्राकार अर्धऔद्योगिक नगर कहा है। स्टुअर्ट पिकट ने इसे अर्धऔद्योगिक नगर कहा है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर दुर्ग का निर्माण किया गया था। मोहनजोदड़ो इसका अर्थ में तो टीला होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ में तो टीला होता है। सिद्धू यह सिंध प्रांत पाकिस्तान के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लारकाना जिला सिंधु नदी के तट पर। इस जिले में सिंधु नदी की खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। बेहद स्नानगार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है स्नानगार। मोहनजोदड़ो से हड़प्पा सिंधु सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहते हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहते हैं। सिंधु घाटी से प्राप्त अवशेषों के आधार पर उस काल के सामाजिक जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है। मदर देवी की मूर्ति से पता चलता है कि हड़प्पा समाज से मनोरंजन के लिए चौपड़ पासा खेला जाता था। मनोरंजन के लिए चौपड़ पासा खेला जाता था। चौपड़ पासा खेला जाता था। अंत्येष्टि में पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित था। आंशिक समाधिकरण दाह संस्कार भी प्रचलन था। सिंधु सभ्यता की उन्नति के प्रमुख कारण उन्नति कृषि एवं व्यापार था। कृषि व्यापार था। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल, रंगपुर, सुरकोर्दा था। सुरकोर्दा था। हड़प्पा सभ्यता के माप में दशमलव प्रणाली तथा मापतोल के 16 गुणांक इकाई के 16 गुणांक में होती थी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल, रंगपुर, काकट, सुरकोर्दा आदि थे। हड़प्पा सभ्यता काल दशमलव प्रणाली तथा मापतोल की इकाई 16 गुणक में आती थी। सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की खेती करते थे। कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी विकास हुआ था। पशुओं में कुबड़ वाले बैल, भेड़, बकरी, हाथी, गाय, भैंस, गधा, कुत्ता, ये इम्पोर्टेंट है। बैल, भेड़, बकरी, हाथी, गाय, भैंस, कुत्ता, गधा आदि होने के अनुमान है। सिंधु निवासी माता देवी पशुपति, लिंग, योनि आदि पूजा करते थे। इसके अलावा वृक्ष, पशु, सांप आदि की पूजा करते थे। विशाला स्नानागार प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान तथा सूर्य पूजा में होता था। विशाला स्नानागार का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान और सूर्य पूजा में होता था। सिंधु सभ्यता से प्राप्त अवशेषों की अवशेष एवं वस्तुएं। हड़प्पा हड़प्पा से कब्रिस्तान और 37 स्त्री गर्भ से निकला पौधा, नागार, स्वास्तिक एवं चक्र का साक्ष्य मिला है हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार, माता देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तक की मूर्ति पर मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य मिला है। चुनदुड़ो वक्राकार ईंटें मिला है। वक्राकार ईंटें चुनदुड़ो, मनके, लिपस्टिक, कंघा, अलंकृत हाथी, शुक्राचार्यों से घोड़े की अस्थियां, कब्रगाह, कालीबंगा से आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कांच की चूड़ियां मिली हैं। माने की मिट्टी के मनके, बेलनाकार मोहरे, सिलबट्टा सिलबट्टा मिला है। कालीबंगा से बेलनाकार मोहरे, माने की मिट्टी के मनके
लोथल, लोथल से मिला है बंदरगाह। लोथल के बंदरगाह चावल और बाजरे के साक्ष्य, पारसिक के मोहरे, तीन युगल समाधियां दीदी आई है। धान की भूसी, मन के उद्योग का साक्ष्य, दिशा मापक यंत्र मिला लोथल से। बनावली जौ, हल की आकृति, मिट्टी के खिलौने, तांबे के वनाग्र, मिट्टी के खिलौने जौ। प्रमुख हड़प्पा स्थल व नदियां, धर्मकर्ता, वर्तमान स्थिति। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, दयाराम साहनी है पाकिस्तान में इसका। ये है मंगलोर, सिंधु राकेश बनर्जी, पाकिस्तान। सिंधु अर्नेस्ट मैके, पाकिस्तान। कालीबंगा का घर, डीडीएल राव, विकेट थापा, राजस्थान। कोट दीजिए सिंधु, फजल अहमद खान, पाकिस्तान। रंगपुर मादर रंगपुर मादर रंगपुर मादर नदी के किनारे, राव गुजरात में है। रंगपुर। रोपर सतलज, जगत शर्मा। लोथल भगवान नदी के किनारे, एस आर राव, गुजरात। गुजरात में एस आर राव। दो गुजरात हैं, दोनों एक यहाँ पे गुजरात। एस आर राव। आलमगीरपुर हिंडन, जगत शर्मा, उत्तर प्रदेश। बनावली सरस्वती, आर एस बिष्ट, हरियाणा। सुतका गेंडोर, द्वाशक, ऑरेल स्टेइन, पाकिस्तान। धौलावीरा, सीपी जोशी, गुजरात। वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बाद भारत में वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। इस सभ्यता में वेदों की रचना हुई। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक सभ्यता के निर्माता को आर्य थे। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन होता है। और एक भाषा संस्कृत थी। वैदिक संगीत को दो भागों में बांटा गया था, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, इस काल में ऋग्वेद संहिताओं की रचना इसके कारण से इसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। इसका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। 1400 ईसा पूर्व बोगज कोई अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, बृहस्पति का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम धर्म अवेस्ता में से मिलती है। इससे अनुमान लगाया गया कि आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। धर्म अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम धर्म अवेस्ता से इसे अनुमान लगाया कि आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के निवास स्थल सत्येंद्र प्रदेश से मिलता है। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के निवास स्थल सत्येंद्र प्रदेश से मिलता है, जो 7 नदियों का क्षेत्र है। आर्य का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। आर्य के मूल निवास संदर्भ में कुछ विद्वान कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक कहाँ से उत्तरी विदर्भ से आए थे। दयानंद सरस्वती कहते हैं तिब्बत से आए थे। नेहरिंग गॉर्डन चाइल्ड, दक्षिण रूस। दयानंद सरस्वती तिब्बत, दयानंद बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव। गंगानाथ झा, ब्रह्मर्षि देव, गंगानाथ झा, प्रोपैंका कहते हैं कि जर्मनी से आए थे। जबकि मैक्स मुलर कहते हैं मध्य एशिया, बैक्ट्रिया से आए थे। वीवीआई। मैक्स मुलर कहाँ कहते हैं? मध्य एशिया से। बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव से। दयानंद सरस्वती तिब्बत से। और निहार गॉर्डन चाइल्ड दक्षिण रूस से। गंगानाथ झा ब्रह्मर्षि देश से। वैदिक सभ्यताओं में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 25 नदियां का ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। इस काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया है, जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती माना गया है, जिसे नदीतमा कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी को एक बार जब यमुना का 3 बार और उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में हिमालय को मंजूवत कहकर पुकारा गया है। हिमालय को क्या कहा गया? मंजूवत। ऋग्वेद में हिमालय को मंजूवत कहकर पुकारा गया है। परुष्णी रावी नदी का प्राचीन काल में नदियों का नाम दिया। परुष्णी है रावी नदी, उत्तरी सतलज है, कशकिनी, चिनाब, तीस्ता, झेलम, बिपाशा, व्यास, गोमती, गोमल, कुंभा, काबुल, सदा, नीरा, गंडक, क्रुमु, खुर्रम, सिंधु, इंडस। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन। ऋग्वैदिक समाज प्रतिष्ठात्मक समाज था। इस संगठन का आधार गोत्र था।
आधार क्या था? गोत्र के आधार पर था। समाज का सबसे छोटा इकाई परिवार या कुल था, जिसका मुखिया कुलप कहलाता था। ठीक वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी, इसके लिए नृप नपुंसक का प्रयोग होता था। ऋग्वैदिक काल के ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, जिसमें ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैर से। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र पैर से, इसलिए स्थिति अच्छी थी। वे यज्ञ में भाग लेती थी। बाल विवाह, सती प्रथा, प्रजा प्रथा प्रचलन नहीं था। विधवा विवाह की प्रचलन विधवा विवाह प्रथा प्रचलित थी। 2 प्रकार के विवाह प्रचलित थे: अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। नियोग की प्रथा भी प्रचलित थी। नियोग की प्रथा प्रचलित थी। ऋग्वैदिक लोग कबीलों में विभाजित थे। कबीलों का राजा गुप कहा जाता था। गुप कहा जाता था कबीलों का राजा था। ग्रामीण राजा, ग्राम का प्रमुख ग्रामीण का होता था। राजा, पुरोहित, कुलुप, ये हायरार्की है। राजा के बाद पुरोहित, पुरोहित के बाद विश्वपति, विश्वपति के बाद ग्रामीण, ग्रामीण के बाद कुलप, कुलप। राजतंत्र में शासन मौजूद था। सभा समिति राजा की सलाह देने वाली संस्थाएं थी। सभा समिति राजा को सलाह देती थी। आर्य बहुदेववाद होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद में 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है। ये महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे। इस काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में प्रमुख शब्दावलियां जैसे उर्वरा उपजाऊ भूमि जोते हुए खेत को कहते थे। अघन्या गाय को कहते थे। अघन्या गाय को यव मतलब जौ, लांगल हल, ऋषभ बैल, गोधूम गेहूं। हिरण्य सोना। कबीर करीश गोबर की खाद। तंदूल धान। अनस बैलगाड़ी। मुंडकोपनिषद से भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। मुंडकोपनिषद से आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। इसमें सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। मुंडकोपनिषद में सभा समिति की 2 पुत्रियां, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यजुर्वेद पद एवं गद दोनों में है। यजुर्वेद पद एवं गद दोनों में है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं: शुक्ल एवं कृष्ण। शुक्ल एवं कृष्ण यजुर्वेद। चारों वेदों को संहिता कहा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी कहा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी क्या है? चारों वेदों की संहिता क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी कहा गया है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद। ऋग्वेद, इसका उपवेद है आयुर्वेद, और जो पुरोहित इसका होत्री कहलाते हैं। होत्री। यजुर्वेद का धनुर्वेद, यजुर्वेद धनुर्वेद, अर्धवायु, अधर्वयु, अधर्वयु। सामवेद गंधर्ववेद, वेद उद्गाता, उद्गाता। सामवेद गंधर्ववेद, सामवेद में उद्गाता। होत्री, अधर्वायु, उद्गाता ब्रह्मा। होत्री, अधर्वायु। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। होत्री, अधर्वायु, उद्गाता ब्रह्मा। उद्गाता ब्रह्मा। ऋग्वेद की रचना ऋग्वेद काल में हुई। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना उत्तरवैदिक काल में हुई। रचना उत्तर काल में हुई है। ऋग्वेदिक काल की रचना ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 28 सूक्त हैं। पहला और 10वां मंडल नवीनतम है। मंडल नवीनतम है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख 3रे मंडल में से। रचनाकार विश्वामित्र है। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के मध्य लड़ा गया है। कठोपनिषद में यम या नचिकेता संवाद मिलता है। यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में है। दशराज के युद्ध 7वें मंडल में है। युद्ध परुष्णी रावी तक पूर्ण हो गया है। उपनिषदों का वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। छंदोग्य उपनिषद में 3 मंत्रों का उल्लेख मिलता है। जबालोपनिषद सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जबालोपनिषद छंदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का मिलता है। छंदोग्य में 3 आश्रमों का उल्लेख है। ये लिखे जबकि जबालोपनिषद में चार आश्रम का उल्लेख मिलता है। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित मानता है। ऋग्वेद काल को मूल ऋग्वेद ब्राह्मण थी। शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण है।
सप्त ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण है। ऋग्वेद को मूल लिपि मानव ब्राह्मण लोग मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। वैदिककालीन संहिता। ऋग्वेद तरीय कौस्तुकी थी। इसके तरह तरीय कौस्तुकी। आरण्यक उपनिषद से तरीय कौस्तुकी। सामवेद तांडव, इसमें क्वेश्चन नहीं किया जाता है। उत्तर वैदिक काल, इस काल में लोहे के उपयोग की शुरुआत हुई थी। लोहे के उपयोग की शुरुआत हुई थी। इस काल में अध्ययन का मुख्य स्रोत है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ अपनी शताब्दी प्रमुख थे। इस काल में भौगोलिक विचार दिल्ली या गंगा यमुना नवाब भारत तक फैला हुआ था। इस काल में वर्ण व्यवस्था कठोरता आने लगी। समाज में चार वर्ण हो गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र स्पष्ट रूप हो गया था। इस काल में स्त्री दशा में गिरावट हुई। स्त्री दशा में गिरावट हुई। तटीय ब्राह्मण में पुन्नी पुत्री को कृपण कहा गया है। समाज त्रिशतात्मक था। इस काल में गोत्र व्यवस्था स्पष्ट रूप से उत्पन्न हुई। सर्वप्रथम जवालोपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का मिलता है जवालोपनिषद में। इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। स्वराज शब्द का उदय इस काल में पहली बार हुआ। इस काल में पशुपालन की जगह कृषि प्रथम पेशा बन गया। लोहे से बने उपकरणों का प्रयोग से कृषि में उन्नति हुई। इस काल में ब्राह्मण विभिन्न प्रकार के यज्ञों का महत्व बढ़ गया। इससे ब्राह्मण शक्ति का वृद्धि हुई। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत को लेख मिलता है। फिर उत्तर वैदिक काल में बहुदेववाद, वसुदेव संप्रदाय, षड्दर्शन वज्रोपण हुआ था। अ, उत्तर वैदिक काल में बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय, षड्दर्शन का वज्रोपण हुआ था। प्रमुख दर्शन उनके प्रवर्तक चाणक्य थे। चाणक्य से योग योग पतंजलि, सांख्य, कपिल, न्याय, गौतम, पूर्व मीमांसा, ज्ञानी, उत्तर मीमांसा, वेदायन, भद्रायन और वैशेषिक कनाद मुनि। वैशेषिक कनाद का सांख्य, कपिल, न्याय, गौतम, पूर्व मीमांसा, जैमिनी, पूर्व मीमांसा, जैमिनी, चारवाक दर्शन, वेदांत। ये गद्य भाषा में लिखे गए हैं। गद्य भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन वेद समझने के लिए वेदांत की रचना की गई है। शिक्षा कल्पतरु शिक्षा कल्पतरु, व्याकरण, छंद, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। विवाह के 8 प्रकार है। ब्रह्म विवाह, कन्या के वश होने पर स्मारक के द्वारा वर कुछ किया गया। ब्रह्म विवाह होता है। दैव विवाह, यज्ञ करने वाला पुरोहित के साथ कन्या का विवाह। यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह कर दिया, दैव विवाह हो गया। आर्ष विवाह, कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु एक गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह। कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु एक गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह। अर्थ विवाह, प्रजापति वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था। प्रजापति विवाह। असुर विवाह, कन्या के पिता द्वारा धन के बदले कन्या का विक्रय। कन्या गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह तथा गंधर्व विवाह। पैशाच विवाह, विचित्र कन्या के साथ सहवास करके विवाह करना। पैशाच विवाह। राक्षस विवाह, बलपूर्वक कन्या को छीन कर विवाह करना। छब्बीस शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। आर्य समाज के परस्पर विलीनीकरण से जनपदों का विस्तार हुआ, जिससे महाजनपदों का निर्माण हुआ। महाजनपदों की संख्या 16 थी। इनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवत सूत्र में मिलता है। 16 जनपदों में अस्मक ऐसा था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे था। अस्मक था गोदावरी नदी के किनारे। महाजनपदों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि वज्जीय मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। वज्जीय मल्ल में महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों की सूचना मिलती है। महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों की सूचना मिलती है। चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी, साकेत। चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, कौशाम्बी तथा साकेत। महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगर। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। यह वजीर संघ की राजधानी था। इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। 4 शक्तिशाली महाजनपद थे, मगध, कौशल, वत्स तथा अवंती। प्रमुख महाजनपद काशी। महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। काशी सबसे पहले राजा ब्रह्मदत्त था। इसने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त की थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। अंग, चंपा नगरी व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। मगध प्राचीन राजगिरी था, जो वर्तमान गृहरथ थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। वज्जी वज्जी राजधानी वैशाली थी। मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी। वज्जी राजधानी वैशाली, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, पावा, चेदी
राजधानी शक्तिमती, चिदी की राजधानी शक्तिमती। शक्तिमती महाभारत काल में यह प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था। शिशुपाल इसका वध कृष्ण द्वारा किया गया। वत्स का राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु इंद्रप्रस्थ पांचाल का आई क्षेत्र का कांपिल्य। पांचाल राजधानी आई क्षेत्र कांपिल्य। मत्स्य का विराट नगर। मत्स्य का विराट नगर। सूरसेन मथुरा। सूरसेन मथुरा बुद्ध काल में यहाँ राजा अवंतिक था। और सूरसेन राजधानी मथुरा था। अश्मक राजधानी पटली। अश्मक राजधानी पटाली थी। दक्षिण का एकमात्र था। एकमात्र जनपद था दक्षिण भारत का। राजधानी थी पोटाली। अवंती। उज्जैनी महेशमती। उज्जैनी महासमती। गांधार राजधानी तक्षशिला। गांधार की राजधानी तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर था। गांधार की राजधानी तक्षशिला। गांधार की राजधानी तक्षशिला। अवंती राजधानी कंबोज। कंबोज की राजधानी राजपुर। कंबोज की राजधानी राजपुर। गांधार तक्षशिला। अवंती उज्जैनी महिष्मती। स्मक पटली। सूरसेन मथुरा। मत्स्य विराटनगर। पांचाल के क्षेत्र कांपिल कुरु इंद्रप्रस्थ। काशी वाराणसी। कौशल श्रावस्ती। अंग का चंपा। चंपा मगध का राजगिरी। मगध का राजगिरी। वज्जीसन का वैशाली। राजधानी कुशीनगर। मल्ल का चेदी का शक्तिमती। वत्स का राजधानी कौशाम्बी। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र थे। कौन कौन से 10 गणतंत्र थे जो इस प्रकार हैं? कपिल वस्तु के शाक्य। सुसु सुसुमारा के भाग। अलक्का। अलकप के बुली। अलकप के केसपुत के कलाम। राम ग्राम के कोलिये। राम ग्राम कोलिये कुशीनगर के मल्ल। पावा के मल्ल। पिपलीवन के मौर्य। मैथिली के मिथिला के विदेह। वैशाली लिच्छवी। सर्वाधिक गणराज्य था वैशाली लिच्छवी जो कि गणराज्य था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। यह प्राचीन भारत का एक महाजनपद था। इसके अंतर्गत इसकी स्थिति मूलतः बिहार में थी। इसके अंतर्गत आधुनिक पटना एवं गया जिले शामिल थे। फिर मगध सीमा उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में विंध्य पर्वत तक था। इस पूर्व में चंपा, पश्चिम में असम नदी के ऊपर विस्तृत थी। मगध के प्राचीनतम उत्कर्ष। मैदान विस्तृत उपजाऊ मैदान। कृषि में लोहे तथा नवीन तकनीक का उपयोग। वन खनिज एवं संसाधनों के वस्तुओं के व्यापार के अनुकूलतम दशाएं प्रगति। मगध में मगध के राज्य राज्य कौशल था। वत्स अवंती का मिला लिया गया है। मगध राज्य में कौशल वत्स अवंती का मिला लिया गया। इस तरह मगध प्रचार अखंड भारत के रूप में हो गया। कौशल मत्स्य अवंती का मिला लिया गया है। मगध इतिहास। साम्राज्य के इतिहास से भारत के इतिहास का एक नया युग शुरू हुआ जिसे मगध का उत्कर्ष के नाम जाना जाता है। प्रमुख राजवंश। कौन कौन से राजवंश हैं मगध साम्राज्य में? हर्यक वंश 540 से 1112 ईस्वी पूर्व लगभग 130 साल का शासनकाल रहा। संस्थापक बिंबिसार। राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज था। इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। मगध साम्राज्य का इसका नाम श्रेणिक। जैन साहित्य में तो मिलता है। इसका नाम श्रेणिक मिलता है जैन साहित्य में। इसका प्रथम पत्नी महाकोसला जो कोसला राज की पुत्री पुत्री प्रसेनजीत की बहन थी। इनके साथ दहेज से काशी प्रांत मिला। दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राज की राजकुमारी थी चेलना। चेलना बिंबिसार ने अंग को जीतकर मगध के में मिला लिया था। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत। बिंबिसार ने अवंती की मित्रता कर ली तथा राजवैदिक जीवक को इलाज के लिए भेजा था। चंड प्रद्योत मित्रता कर ली था अपने राजवैद जीवक को इसकी इलाज के लिए भेजा था। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु इसका उपनाम कुनिक था। इसका नाम कुनिक था। यह जैन मतानुयायी था। इसके लिच्छवी पर विजय प्राप्त की। इसने लिच्छवी पर विजय प्राप्त की। इसके समय में राजगिरी का सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति। राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति। अजातशत्रु प्रथम बौद्ध संगति सप्तपर्णी गुफा। इसमें कौशल नरेश प्रसेनजीत को हराकर उसकी पुत्री वजीरा से विवाह किया था। वजीरा से कौशल नरेश प्रसेनजीत को हराकर उसकी पुत्री वजीरा से विवाह, जिसकी हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। उदयन उदयन हर्यक वंश के राजा उदयन ने गंगा तथा सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की तथा उसने अपनी राजधानी बनाया।
हरेक वंश का अंतिम राजा उज्जैन का पुत्र नागदशक था। नागदशक था। शिशुनाग वंश, इस वंश का स्थापक शिशुनाग को माना जाता है। ये हरेक वंश में अमात्य था। शिशुनाग, इसने अवंती वत्स राज्य पर अधिकार कर मगध में मिलाया। इसने वैशाली को राज्य बनाया। कालाशोक, इसका नाम है काकवर्ण मिलता है। इसके परिणाम इसने पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। काकवर्ण मिलता है, पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया। इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। राजधानी पाटलिपुत्र का बनाया, लेकिन हुआ था वैशाली में। तीसरा नंद वंश, इसके संस्थापक महाबदमनंद था। महाबदमनंद को एकराट कहा जाता है। यह सिकंदर का समकालीन था। धनानंद, हाँ, धनबाद धनानंद के दरबार चाणक्य आया था। धनानंद द्वारा पालित किया गया। इसके आधार चंद्रगुप्त मौर्य ने कभी मौर्य वंश की नींव रखी। मौर्य वंश से संबंधित जानकारी के स्रोत, साहित्यिक स्रोत, कौटिल्य का द्वारा मुद्रणाचार्य विशाखदत्त का कौटिल्य का अर्थशास्त्र विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, सामदेव कृत कथा सहित सागर, सामवेद चरित्र कथा सहित सागर, पतंजलि का महाभाष्य, बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश, दिव्य वेदांत, जैन ग्रंथ, बहादुर भाव हेमचंद्र का परिशिष्ट प्रवान, बदल भाव का हेमचंद्र का परिशिष्ट प्रवान, मेघासन की इंडिका, भद्र भाव का कल्पसुत हेमचंद्र का परिशिष्ट प्रवान, मेघासन की इंडिका, सभी जो है मौर्य वंश का साहित्यिक स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, अशोक अभिलेख, काली मृदभांड, मृदभांड। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के नंद को पराजित कर की। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य 322 या 398 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था, जिसने भारत के उत्तर प्रथम भारतीय साम्राज्य का स्थापित किया था। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंट्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंट्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त से की थी। जस्टिन ने सेंट्रोकोटस और महान चंद्रमान की भेंट का उल्लेख किया। जस्टिन ने सेंट्रोकोटस महान का भेंट का उल्लेख किया है। चंद्रगुप्त ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकट में पराजित किया। दोनों का आपस में संधि कर ली। सेल्यूकस ने 580 लेकर बदले में हेरात 580 लेकर बदले में हेरात और कुसिया जेथरासिया क्षेत्रों को सौंपा और पृथ्वी हेलना विवाद चंद्रगुप्त से किया। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीस को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। सोगौरा ताम्रपत्र गोरखपुर तथा महास्थान अभिलेख बांग्लादेश, महास्थान अभिलेख सोगौरा से संबंधित है। सोगौरा का अभिलेख और महास्थान अभिलेख बांग्लादेश में जो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। रामन गिरनार अभिलेख पर क्या रहता है कि चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने ही इस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में जाकर 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि से शरीर त्याग दिया। बिंदुसार, बिंदुसार अतिमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक, शत्रु विनाशक। इसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक, बिंदुसार अतिमित्र घात। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नाम का एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक का राज्याभिषेक 229 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका पूर्व उज्जैन का राज्यपाल था वो। इससे पूर्व उज्जैन का राज्यपाल था, जिसके दो अभिलेख समांतर मिलकर देवा नाम प्रिय उपाधि से इसको नवाजा गया है, उपाधि दी गई थी। अशोक का नाम उल्लेख मास्की गुजरा नेटुरुतगोलम के अभिलेख में मिलता है। मास्की गुजरा नेटुरुतगोलम में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। बुद्ध शाक्य कहा है मास्की के लघु शिलालेख में।
अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1637 में पढ़ा था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 38वें वर्ष में लगभग 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग के राजधानी तोस्ली पर अधिकार कर लिया। तो शक में कौशल के 13वें अभिलेख, अशोक के 13वें अभिलेख से कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित होकर अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने उपगुप्त भिक्षु उपगुप्त ने बौद्ध भिक्षु अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने अपने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों संहिताओं प्रस्तुत प्रस्तुत की, उसे उसके उल्लेख में धम्म कहा गया है। अशोक के दो अभिलेख शाहबाज गढ़ी तथा मानसेहरा की लिपि ब्राह्मणी न होकर खरोष्ठी है। अशोक के दो अभिलेख शाहबाज गढ़ी तथा मानसेहरा का लिपि ब्राह्मी न होकर के खरोष्ठी है। अशोक सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, जबकि रोमन देई अभिलेख का विषय आर्थिक था। और अशोक ने आजीविका करने के लिए तो बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा निर्माण किया। इसका नाम था लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चौपड़, सुदामा, विष्णु चौपड़। कर्ण चौपड़, विष्णु चौपड़, लोमस ऋषि और सुदामा गुफा। अशोक शिलालेखों की प्राप्ति स्थल शाहबाजगढ़ी पेशावर, शाहबाजगढ़ी पेशावर, शाहबाजगढ़ी पेशावर, पेशावर, मानसेहरा हजारा पाकिस्तान, मानसेहरा हजारा पाकिस्तान, कलसी देहरादून उत्तराखंड, कलसी कलसी कितनार जूनागढ़, धौलीपुरी जौगढ़, जौगढ़ गंजम उड़ीसा, जौगढ़ गंजम नौशेरा थाने महाराष्ट्र, मस्की रायचूर, गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश, गुर्जरा ब्राह्मणी मैसूर कर्नाटक, भाब्रू राजस्थान, हरौरा मिर्जापुर, सासाराम बिहार, नेटूर कर्नाटक, उदगोलम कर्नाटक, गोबीमठ मैसूर, उदगोलम नेटूर कर्नाटक, मास्की गुर्जरा, गोबीमठ मैसूर। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ तथा टोपरा से अशोक स्तंभ दिल्ली मंगवाए थे। फिरोज शाह तुगलक ने इलाहाबाद स्तंभ लेखों पहले कौशाम्बी में था। शाकवर्षण क्रम जहांगीर द्वारा इसे इलाहाबाद किले में रखा गया। इलाहाबाद का स्तंभ लेख कौशाम्बी में था, जो जहांगीर के द्वारा से है ना इलाहाबाद के किले में रखा गया। कौशाम्बी तथा प्रयाग के अभिलेखों में अशोक की रानी कारुबाकी का दान के रूप में दिखाया गया है। तीजने को लेकर इस रानी का उल्लेख कहा गया है। कौशाम्बी तथा प्रयाग स्तंभ के लेखों रामपुरवा स्तंभ लेख चंपारण में स्थित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कुलाइन ने की थी। रामपुरवा स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कुलाइन ने की थी। उत्तरापथ तक्षशिला अवंती महाराष्ट्र उज्जैनी, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, उत्तरापथ तक्षशिला, उत्तरापथ दक्षिण अवंती कलिंग प्रांत, तोसली कलिंग प्रांत, तोसली दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, अवंती उज्जैनी, उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, प्राची मध्य प्रदेश, मध्य पाटलिपुत्र। राज्य के सप्तांग सिद्धांत सिर राजा है, सिर मनामत है, आपके समझ जनपद है जंगा, दुर्ग है बाह, कोश मुख है, सेना मस्तिष्क है, मित्र कान है। सप्तांग सिद्धांत। तीर्थ संबंधित विभाग। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उच्च अधिकारियों को तीर्थ कहते थे। मौर्य काल में पुरोहित धर्माधिकारी प्रधानमंत्री था। सेनापति सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री था। समाहर्ता राजस्व विभाग का मंत्री था। सिद्धिदाता राजकोषीय अध्यक्ष दंडपाल सेना के प्रधान वाला प्रमुख अधिकारी था। नगर का प्रमुख अधिकारी था। दुर्गपाल राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। अंतपाल दुर्गपाल राजकीय नगर का प्रमुख अधिकारी दंडपाल सेना नायक समझाता राजकोषीय कोषाध्यक्ष आठवीं वन विभाग का प्रधान आठवीं वन विभाग का प्रधान पदाधिकारी था।
मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष था मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। मौर्य प्रशासन का प्रमुख सेनाध्यक्ष। मौर्य शासन के प्रमुख अध्यक्ष। पन्याध्यक्ष। पन्याध्यक्ष में वाणिज्य का अध्यक्ष। पन्याध्यक्ष में वाणिज्य पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष में मालतोल मालतोल मापतोल। पौतवाध्यक्ष मापतोल। सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष। सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का। सूराध्यक्ष शराब का। कुपाध्यक्ष कुप्याध्यक्ष वन संपदा का अध्यक्ष। लोहाध्यक्ष धातु विभाग। लक्षणाध्यक्ष लक्षणा टकसाल। लक्षणाध्यक्ष टकसाल। लक्षणाध्यक्ष टकसाल। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष था। नवाध्यक्ष जहाज रानी। नवाध्यक्ष जहाज रानी विभाग का। नवाध्यक्ष नारायण। पतनाध्यक्ष बंदरगाह का। नवाध्यक्ष जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष। देवता देवताध्यक्ष धार्मिक स्थानों का अध्यक्ष। देवता शुल्काध्यक्ष चुंगी शुल्क विभाग का अध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष सुनाध्यक्ष बुचड़ खाने का। सुनाध्यक्ष बुचड़ खाने का। पौतवाध्यक्ष पन्याध्यक्ष। पन्याध्यक्ष और शुल्काध्यक्ष होंगे प्रत्येक पतन का बनाने मौर्य परंपरा। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की सुविधा हेतु अपने विशाल साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया। मौर्य काल के प्रांतों को चक्र कहा जाता है। मौर्य काल के प्रांतों को चक्र कहा जाता है। चंद्रगुप्त ने मौर्य शासन की सुविधा हेतु 4 प्रांतों में विभाजित किया था। 4 प्रांतों में विभाजित किया था। केंद्र केंद्र प्रांत मंडल आहार। केंद्र केंद्र में प्रांत मंडल आहार या विषय। फिर स्थानीय 800 ग्राम के समूह को स्थानीय। द्रोणमुख 400 ग्रामों के समूह को द्रोणमुख। खरवाटक खरवाटक 200 ग्रामों का समूह। खरवाटक खरवाटिक। संग्रहण 10 ग्रामों के समूह को संग्रहण कहा गया। मौर्य काल में कर संबंधित प्रमुख प्रमुख विषय वस्तु। सीता राजकीय भूमि को सीता सीता राजकीय भूमि से होने वाला सीता सीता भूमि। भाग उपज का हिस्सा के लिए भाग। प्रणय आपातकालीन कर। प्रणय कर प्रणय आपातकालीन कर। प्रणय आपातकालीन कर। प्रणय आपातकालीन कर। बलि एक बार का राजस्व का था। बलि एक बार का राजस्व का था। हिरण्य नकद रुपये राजस्व था। हिरण्य नकद रुपये। सेतु बंद राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध था। राज्य से सिंचाई की प्रबंध था। मौर्य कालों का प्रमुख कृषि प्रधान था। भूमि पर राजस्व तथा नकद से दोनों का अधिकार था। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान का अधिकार सीधा अध्यक्ष होता था। राजकीय भूमि की व्यवस्था का प्रधान अधिकारी सीता अध्यक्ष का होता। मौर्य काल का प्रधान उद्योग सूत काटना एवं बुनना था। मौर्यकालीन का प्रधान उद्योग सूत काटना एवं बुनना था। सूत काटना बुनना था। मौर्य काल में सेनाओं को बहुत अधिक था। बड़े आकार में व्यवस्थित थी। चाणक्य ने चतुरंग बल पायदल घुड़सवारी हाथी और युद्धरथ सेना का प्रमुख बताया गया। मौर्य काल में वैदिक धर्म बौद्ध धर्म जैन धर्म ताजीव धर्म प्रमुख थे। मौर्य काल में स्त्रियों समान थे। पुनर्विवाह एवं नियोग की अनुमति प्राप्त थी। नियोग तो अलग होना। मौर्य काल में व्यापार जल एवं स्थल दोनों मार्गों से होता था। इस समय भारत में व्यापार रोम सीरिया पारस मिस्र से होता था। भारत का व्यापार पश्चिमी भारत में मृगुकच्छ पश्चिमी भारत में मृगुकच्छ बंदरगाह था। पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति के बंदरगाह से किया जाता था। मौर्य काल में मुद्रा करशापन या चांदी का बना होता। सुवर्ण या निष्क सोने का बना होता। निष्क मास्क या काकनी तांबे का सिक्का तथा मास्क काकनी तांबे का सिक्का। मास्क काकनी तांबे का सिक्का। स्वर्ण या निष्क सोने का सिक्का या करशापन या चांदी का सिक्का होता। करशापन या पान। यूनानी का आक्रमण। सिकंदर यूनानी शासक सिकंदर भारत पर आक्रमण 320 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत विजय के बाद सिकंदर 320 ईस्वी पूर्व में बैक्ट्रिया के जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदुकुश पर्वत
हैबर दर्रा पार कर भारत आया। तक्षशिला शासक हम भी हम भी नौसर्पण के साथ सब उसका स्वागत करते हुए उसका सहयोग का वचन दिया। सिकंदर के पंजाब जब झेलम चिनाब के मध्य क्षेत्र को शासक पोरस युद्ध करना पड़े। हाइडेस्पिस या झेलम या युद्ध के प्रतिष्ठा के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई। सिकंदर ने विजित प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंप कर स्थल मार्ग से 330 ईस्वी में भारत लौट गए। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोनिया में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। फिलिप सिकंदर साथ आने वाले लेखकों में नियार्कस और अरिस्टोबुलस था। भारतीयों ने यूनानियों के से छत्र प्रणाली और मुद्रा प्रणाली की कला ग्रहण किया। तुलुक शैली के सिक्के भी इसी परिणाम से भारतीय यूनानियों ने छत्र प्रणाली प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला ग्रहण किया। क्या उलुक शैली के सिक्के इसी के परिणाम से उलुक शैली सिक्के के इसी के परिणाम से भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा प्रणाली की कला ग्रहण किया। उलुक शैली के सिक्के के परिणाम से भारत में गंगाधर शैली का विकास यूनानी प्रभाव का ही परिणाम था। आज इतना ही।